यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। कार्तिक को अपने केबिन में देखकर सचिन हैरान था। सचिन मुस्कुराते हुए अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए और अपना चश्मा उतार कर टेबल पर रख दिया। उन्हें मुस्कुराते देख कार्तिक भी मुस्कुराते हुए बोला, लगता है आप मुझे यहाँ देखकर खुश तो है आप। सचिन ने कहा, पता नहीं ऐसी कौन सी खासियत है तुम्हारे अंदर, जो ना चाहकर भी तुम पर यकीन करने को दिल करता है। जवाब में कार्तिक ने कहा, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आपको असिस्ट करने के लिए ज्वाइन कब से करना है? सचिन ने कहा, ज्वाइनिंग की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन कार्तिक ने हैरान होकर उनकी ओर देखा। सचिन कार्तिक के पास पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रख कर बोले, तुम काफी यंग हो और मुझे लगा तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए ये हॉस्पिटल खरीद लिया, लेकिन मैंने सच का पता लगवाया और लाइफ में पहली बार किसी ने मेरी सोच को गलत साबित किया और वो तुम हो। कार्तिक अब भी हैरान होकर उसकी बात सुन रहा था। सचिन ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मुझे हॉस्पिटल के वार्ड बॉय ने डॉक्टर विश्वास के कैरेक्टर के बारे में बताया। वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त को ही नहीं बल्कि कई यंग लड़कियों को परेशान करता था और शायद तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो तुमने किया। कार्तिक के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन के भाव थे, अब वो खुश था। सचिन ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम्हें देखकर मुझे अपने छोटे भाई की याद आती है, वो भी तुम्हारी तरह प्रैक्टिकल है और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है। जवाब में कार्तिक ने कहा, तो आज से आप मुझे भी अपना छोटा भाई ही समझ लीजिए। सचिन ने हाँ में सर हिला दिया। कार्तिक ने सचिन का हाथ पकड़ा और कहा, आज से आप सिर्फ मैनेजमेंट स्टाफ के हेड नहीं, बल्कि पूरे हॉस्पिटल के डायरेक्टर बनाए जाते हैं, क्योंकि आप बिना डरे अपनी सच्चाई पर टिके रहे और हॉस्पिटल को आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। फिर कार्तिक सचिन की आंखों में आंखें डालकर बोला, थैंक यू भैया। हमेशा सीरियस रहने वाला सचिन जोर से हंस पड़ा और उन्होंने कार्तिक को गले लगा लिया। फिर उन्होंने कार्तिक की ओर देखकर कहा, वैसे तुम अपनी लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो, बस अपना एटीट्यूड कभी बदलने मत देना। कार्तिक ने कहा, आई प्रॉमिस। ये बोलकर कार्तिक वहां से जाने लगा। सचिन ने मुस्कुराकर कहा, कुछ देर और नहीं बैठेगे? जवाब में कार्तिक ने कहा, मुझे कुछ और भी काम है, लेकिन आपसे मिलने आता रहूंगा, बाय। ये बोलकर कार्तिक वहां से चला गया। बाहर निकलकर कार्तिक के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसने खुद से बात करते हुए कहा, मेरा आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। और बाहर आने लगा, तभी उसका फोन बजा। नील का कॉल था। नील का नंबर डिस्प्ले होते देख उसने फोन रिसीव किया। दूसरी ओर से नील ने घबराकर कहा, कार्तिक तू जहां कहीं भी है फौरन हॉस्टल पहुंच। ये बोलकर उसने फोन कट कर दिया। उसकी परेशान आवाज सुनकर कार्तिक ने सामने से निकल रही टैक्सी को इशारा कर रोका और हॉस्टल के लिए निकल पड़ा। टैक्सी में बैठने के बाद उसने कई बार नील को फोन लगाया, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ था। उसका नंबर स्विच ऑफ होने के कारण कार्तिक और भी ज्यादा परेशान हो गया और उसने खुद से बात करते हुए कहा, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो नील ने मुझे अर्जेंट बुलाया है और उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा है, कहीं फिर से उस राहुल ने। वो ये सोच ही रहा था कि तभी टैक्सी वाले ने ब्रेक लगाई और वो ख्यालों से बाहर आ गया। उसने विंडो से बाहर देखा, वो कि हॉस्टल पहुंच चुका था। टैक्सी से बाहर आकर उसने टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए और दौड़कर हॉस्टल के अंदर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा राहुल अपने दोस्तों के साथ नील और कार्तिक के रूममेट की पिटाई कर रहा था। नील को हॉकी स्टिक से पीटते हुए उसने कहा, सच सच बताइए बैटरी, अचानक से हीरो कैसे बन गया? ये बोलकर वो उसे कंटिन्यूअसली हॉकी स्टिक से पीट रहा था। कार्तिक वहां पहुंचा। उसने राहुल को जोर से पीछे की ओर धकेल दिया और नील का सर अपनी गोद में रखकर बैठ गया। नील बेहोशी की हालत में था और वो बार बार कह रहा था, तू मेरी जान भी ले ले राहुल, तब भी मैं तुझे अपने दोस्त के बारे में कुछ नहीं बताने वाला। कार्तिक ने उसे सीने से लगाया। राहुल के दिल में बदले की आग जोरों से भड़क रही थी।
उसने कार्तिक के पास आकर उस पर हॉकी स्टिक से वार किया, लेकिन कार्तिक ने एक हाथ से ही उसका वार रोक लिया। फिर उसने वहां मौजूद रूममेट्स की ओर इशारा किया। पिटाई होने की वजह से उनका चेहरा बुरी तरह जख्मी था, लेकिन उनके हाथ पर सलामत थे। इशारा पाकर नील के पास पहुंचे और नील को लेकर रूम की ओर चले गए। कार्तिक अब तक राहुल की हॉकी स्टिक एक हाथ से पकड़कर उसे गुस्से से घूर रहा था। राहुल ने दांत पीसकर कहा, मैं तो तेरे हाथ पैर तोड़ने आया था। तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू नहीं मिला, और तेरे चम्मचे की किस्मत बहुत खराब थी कि वो मुझे मिल गया। जब तेरे दोस्त का मैंने ये हाल किया है तो तू ये सोच कि तेरा मैं क्या हाल करने वाला हूँ। उसके इतना कहते ही कार्तिक उछलकर खड़ा हो गया और उसने राहुल के मुंह पर जोर का पंच मारा, जिससे राहुल फर्श पर जा गिरा। राहुल के साथ मौजूद लड़कों ने कार्तिक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। कार्तिक ने उन लड़कों को गुस्से से घूर कर देखा। इस वक्त कार्तिक की आंखों में खून उतर आया था और उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। उसकी गुस्से भरी आंखों को देखकर लड़के खुद ब खुद पीछे हट गए। कार्तिक ने उन लड़कों की ओर देखकर कहा, मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। कुछ देर पहले तक इस राहुल से भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मेरे दोस्त के साथ इसने जो किया है ना, अब इसे मेरी दुश्मनी बहुत भारी पड़ने वाली है। राहुल के साथ मौजूद लड़के चुपचाप किनारे हो गए। राहुल की नाक से ब्लड आ रहा था। राहुल ब्लड को रोकने की कोशिश कर रहा था कि तभी कार्तिक उसके पास पहुंचा और उसकी टी शर्ट की कॉलर पकड़कर उसे उठाकर खड़ा करते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई नील के साथ ऐसा सलूक करने की। राहुल का जवाब आया, वो बेचारा तेरी गलतियों की सजा भुगत रहा है। उसके ये कहते ही कार्तिक ने राहुल को पीटना शुरू कर दिया। कुछ लड़के बीच बचाव कर कार्तिक के हाथों से राहुल को बचा लाए। तभी एक लड़के ने कार्तिक के पास आकर उससे कहा, तुम्हें राहुल की कंप्लेंट डीन से करनी चाहिए। तुम राहुल की पिटाई करोगे तो सब तुम्हें गलत समझेंगे और तुम कॉलेज से सस्पेंड भी हो सकते हो। कार्तिक ने अपने माथे पर आए पसीने की बूंदों को साफ किया और उस लड़के को देखकर उसने कहा, नील को फौरन सिटी लाइन हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं डीन से बात करके आता हूँ। उस लड़के ने अपनी रिस्ट वॉच में समय देखा और कहा, लेकिन कार्तिक वो इस वक्त तुम्हें नहीं मिलेंगे। फिर दूसरे लड़के ने उसके करीब आकर कहा, आज फ्राइडे है और आज डीन सारे प्रोफेसर के साथ मीटिंग में होते हैं, अब क्या करोगे। तारांकन, शाम के 8 बजे बज चुके थे। उधर शेफाली अपने बाबा से मिलने पहुंची थी। उसके बाबा की कंडीशन पहले से काफी बेहतर थी। इस वक्त वो दीवार से टिककर मैगजीन पढ़ रहे थे। जैसे ही शेफाली अंदर पहुंची उसे देखकर वो मुस्कुरा उठे। शेफाली ने उन्हें साइड हग किया और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, बाबा आज आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। सचमुच। ये कहते वक्त उसकी आंखें नम हो गई। बाबा ने उसके सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोले, बच्चे क्या जरूरत थी मुझ पर इतना पैसा लगाकर मुझे जिंदा बचाने की, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका था। उनकी बात सुनकर शेफाली ने नाराज होकर कहा, बाबा अगर आप ऐसी बातें कहेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ये सुन बाबा मुस्कुराने लगे। फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा, लेकिन इतने बड़े हॉस्पिटल में बहुत खर्चा हुआ होगा और इतने पैसों का बंदोबस्त तुमने अकेले कैसे किया। ये बोल वो सवालिया नजरों से शेफाली को देखने लगे। उनके सवाल पर शेफाली ने कहा, अगर कार्तिक ना होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। उसके बाबा ने कहा, कौन कार्तिक। शेफाली ने कहा, हाँ बाबा, कार्तिक मित्तल। उसके बाबा ने कुछ याद किया और कहा, ये कार्तिक मित्तल कौन है, किस खानदान से ताल्लुक रखता है। शेफाली ने गहरी सांस ली और कहा, ये मित्तल एम्पायर का इकलौता वारिस है। हमारे बैंक में उनका पूरा बैंक बैलेंस है और आपको पता है बाबा, मुझे परेशानी में देखकर उसने ये पूरा हॉस्पिटल खरीद लिया ताकि आपका इलाज अच्छी तरह से हो सके। ये सुन उसके बाबा किसी सोच में डूब गए। शेफाली ने जब ये नोटिस किया तो उनका हाथ पकड़कर कहा, क्या बात है बाबा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। उसके बाबा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, कहीं ये के मित्तल का बेटा तो नहीं। शेफाली जोर से हंसने लगी और बोली, ओ माय गॉड, इसका मतलब आप भी उनकी फैमिली को अच्छी तरह जानते हैं। उसकी फैमिली के बारे में जानकर शेफाली के बाबा कुछ खास खुश नहीं थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी रही थी। शेफाली ने उनका हाथ धीरे से दबाया और कहा, बाबा बताए ना क्या बात है।
उसके बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा वो लोग बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बोलकर उसके बाबा शेफाली से कुछ बात करने लगे और शेफाली बड़े गौर से उनकी कही बातें सुनने लगी। तारांकन। और उधर कार्तिक डीन के ऑफिस पहुंचा, जहां डीन कुछ प्रोफेसर के साथ मीटिंग कर रहे थे। कार्तिक के चेहरे पर भी कई जगह चोट के निशान थे। वो बगैर डोर नॉक किए उनके केबिन में पहुंच गया। अचानक कार्तिक को देखकर डीन और सारे प्रोफेसर उसकी ओर देखने लगे। कार्तिक ने डीन के पास जाकर कहा, आई एम सॉरी सर, मैं इस तरह अचानक आपके पास मिलने चला आया। दरअसल आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे। डीन ने उसके चेहरे को गौर से देखा और कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ तुम्हारे चेहरे पर ये चोट के निशान कैसे? कार्तिक ने कहा, सर हमारे कॉलेज में गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। उस राहुल ने आज हमारे हॉस्टल में घुसकर मारपीट की। राहुल का नाम सुनकर डीन वहां मौजूद प्रोफेसर की ओर देखकर बोले, बाकी की डिटेल्स मैं कॉलेज ग्रुप में सेंड कर दूंगा, मीटिंग इज ओवर। सारे प्रोफेसर वहां से उठकर चले गए। सभी के जाने के बाद डीन अपने लैपटॉप पर बिजी हो गए और कार्तिक को इग्नोर करने लगे। कुछ देर खड़े रहने के बाद कार्तिक ने एक बार फिर से कहा, सर राहुल अपने दोस्तों के साथ आकर हमारे हॉस्टल में मारपीट करता है और मेरा दोस्त नील उनकी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। सर प्लीज आप राहुल के खिलाफ कोई सॉलिड स्टेप लीजिए। डीन ने बेपरवाही से कार्तिक की ओर देखा और कहा, देखो लड़के, राहुल एक अच्छे घर का लड़का है और उसके फादर यहाँ के फेमस पॉलिटिशियन हैं और मुझे नहीं लगता राहुल ने ऐसा कुछ किया होगा। अगर किया भी होगा तो जरूर तुम लोगों ने उसे उकसाया होगा। उनकी बात सुनकर कार्तिक के माथे पर सिकन आ गई। वो परेशान होते हुए बोला, नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो मुझसे अपनी हार का बदला ले रहा है। वो मुझसे फुटबॉल मैच में हार गया। बस इस बात का बदला लेने के चक्कर में उसने मेरे दोस्त को हॉस्पिटल पहुंचा दिया और अगर आप लोग उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो उसकी गुंडागर्दी कॉलेज में बढ़ती जाएगी। प्लीज सर, उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। डीन ने उसे तेज आवाज में डांट कर कहा, बस करो लड़के, निहायती शरीफ खानदान का लड़का है वो। मैं उसे काफी पहले से जानता हूँ और अगर ज्यादा बकवास किया तुमने तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को अभी के अभी जेल भिजवा दूंगा, गुंडागर्दी का आरोप लगवा कर। कार्तिक ने सीरियस होकर कहा, सर आप राहुल का इतना साइड ले रहे हैं, क्या मैं उसकी वजह जान सकता हूँ? जवाब में डीन ने कहा, बिल्कुल नहीं, बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। उनका ये बर्ताव देख कार्तिक का खून खोलने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस डीन को बच्चों का भला सोच सही कदम उठाना चाहिए, वो डीन न जाने क्यों उस राहुल का साइड ले रहे थे। डीन ने कुछ सोचकर कहा, और सुनो लड़के, ये मामला यहीं तक रहना चाहिए, कॉलेज के बाहर राहुल का नाम नहीं जाना चाहिए। कार्तिक ने बोल्डली कहा, वरना आप क्या करेंगे सर? डीन उसकी बात सुनकर नाराज हो गए और अपनी चेयर से उठकर उस पर चिल्लाते हुए बोले, लड़के क्या तुम्हें नहीं पता, अगर मैंने तुम्हें इस कॉलेज से सस्पेंड कर दिया तो तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। ये तुम्हारी हीरोगिरी है ना, सब रखी की रखी रह जाएगी, ना जाने कहां से चले आते हैं। ये बड़बड़ाते हुए डीन अपने टेबल पर सामने रखे लैपटॉप स्क्रीन को गौर से देखने लगे। कार्तिक ने उनकी ओर देखकर बहुत गुस्से में कहा, सर मैं सब समझ गया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब मैं आपसे वादा करता हूँ 24 घंटों के अंदर मैं आपको इस कॉलेज से बाहर निकाल कर नहीं फेंक देता तो मेरा नाम कार्तिक नहीं। डीन ने उसे घूर कर देखा और कहा, मुझे धमकी दे रहे हो? अच्छा चलो देखते हैं किसमें कितना है दम। बच्चे कहीं के। हा 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 हा। कार्तिक अब तक डीन के साथ उसके केबिन में मौजूद था। डीन की बात सुनकर कार्तिक ने कहा, मुझे नहीं पता था एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी पैसों का बोलबाला है। डीन ने उसे घूर कर देखा और कहा, लड़के तुमने अब तक दुनिया देखी है कहाँ है? कार्तिक बगैर कुछ कहे उनके केबिन के बाहर जाने लगा, पर जाते जाते उसे डीन की आवाज सुनाई पड़ी। वो फोन पर बात कर रहे थे। तुम निश्चिंत रहो राहुल, तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। वो लड़का तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, बस तुम मेरा काम करवा देना अपने डैड से कहकर। उद्धरण। कार्तिक को समझ आ गया था कि ये सब साजिश के तहत किया गया है। भारी कदमों से वो डिपार्टमेंट से बाहर तो निकल आया, लेकिन उसके मन में बहुत उथल पुथल थी। कुछ सोचकर उसने अपने मोबाइल पर वेबसाइट से यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का एड्रेस निकाला और उनसे मिलने उनके घर चला गया।
कुछ देर बाद वो एक बड़े से आलीशान बंगलो के सामने था। उसने वहां मौजूद गार्ड से एड्रेस कंफर्म किया और बोला, मैं अग्निहोत्री सर से मिलना चाहता हूँ। गार्ड ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक घूर कर देखा और अकड़कर बोला, इस वक्त रात के 9 बजे बज रहे हैं। ये वक्त सर के वॉक का होता है। वो अभी किसी से नहीं मिलेंगे, जाओ कल आना। ये बोलकर गार्ड वहां से अंदर की ओर जाने लगा। कार्तिक ने गार्ड से कहा, सर से कहो अगर आज वो मुझसे नहीं मिले तो कल उनकी यूनिवर्सिटी की हेडलाइंस अखबारों पर और पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो जाएंगी, जिससे उनकी इमेज तो खराब हो ही जाएगी। बाकी आपकी मर्जी। गार्ड ने कार्तिक को गौर से देखा तो कार्तिक ने आगे कहा, मेरी बातों को मजाक मत समझना और अगर उनकी इमेज पर कोई आंच आए तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे, क्योंकि मैं तो यही स्टेटमेंट दूंगा कि मैं उनसे मिलने आया था लेकिन गार्ड ने मिलने नहीं दिया। कुछ सोचकर गार्ड ने कहा, अच्छा तुम यहीं रुको, मैं उनसे परमिशन लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो वापस अंदर चला गया। कुछ देर बाद उसने कार्तिक के पास आकर कहा, सर ने तुम्हें बुलाया है। इस पर कार्तिक गार्ड की पीठ थपथपाकर बोला, समझदार आदमी हो तुम। ये बोलकर कार्तिक बंगलों के बाहर बने बड़े से गेट के अंदर एंटर हुआ। कुछ देर बाद वो गार्ड को फॉलो करते हुए बंगलों के साइड में बने ऑफिस नुमा बिल्डिंग के अंदर पहुंचा। गार्ड ने कार्तिक से कहा, तुम यहाँ वेट करो, सर आते होंगे। ये बोलकर गार्ड बाहर की ओर निकल ही रहा था कि तभी कैबिन के अंदर एक शख्स दाखिल हुआ। उनकी उम्र लगभग 50 से 55 के बीच होगी। कद काठी से वो बिल्कुल साधारण थे लेकिन उनका सीरियस फेस एक्सप्रेशन देखकर उनके ऊंचे ओहदे का अंदाजा लगाया जा सकता था। उनके एंटर होते ही कार्तिक अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया। उन्होंने कार्तिक को बैठने का इशारा किया और खुद भी अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर आकर बैठ गए और कार्तिक की ओर देखकर कहा, क्या बात है इतनी रात को तुम मुझसे मिलने आए? गार्ड ने मुझसे कहा कि यूनिवर्सिटी का कोई मैटर है। जवाब में कार्तिक बोला, जी हाँ सर, दरअसल मैटर यूनिवर्सिटी के डीन मिस्टर रॉय का है। कार्तिक के मुंह से मिस्टर रॉय का नाम सुनकर रजिस्ट्रार अपनी भौहें सिकोड़कर कार्तिक को गौर से देखने लगा और बोला, लड़के क्या तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? कार्तिक बोला, जी हाँ मुझे पता है, मैं दिल्ली के फेमस हंसराज कॉलेज के डीन मिस्टर रॉय के बारे में बात करना चाहता हूँ। मिस्टर अग्निहोत्री ने अपनी टेबल पर रखा चश्मा अपनी आंखों पर चढ़ाया और उसे आगे बताने को कहा तो कार्तिक ने बताना शुरू किया, मैं हंसराज कॉलेज में बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम कार्तिक है और मैं आपके कॉलेज हॉस्टल में अपने दोस्त नील के साथ रहता हूँ। अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद कार्तिक ने आगे बताया, राहुल शर्मा नाम के लड़के ने आज हमारे हॉस्टल में आकर मेरे दोस्त नील के साथ मारपीट की और उसके अलावा मेरे रूममेट को भी जख्मी किया। नील हॉस्पिटल में एडमिट है। इसकी कंप्लेंट मैंने डीन से की तो उन्होंने मुझे मुंह बंद रखने के लिए कहा। रजिस्ट्रार ने ठंडी सांस ली और कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? कार्तिक ने सीधे सीधे कहा, आप डीन और राहुल शर्मा के खिलाफ एक्शन ले ताकि नील को इंसाफ मिल सके। ये सुन ना जाने क्यों रजिस्ट्रार हंसने लगे। तारांकन। उधर शेफाली अब तक अपने बाबा के साथ हॉस्पिटल के रूम में मौजूद थी। उसके बाबा कार्तिक के डैड के मित्तल का इंट्रोडक्शन शेफाली को दे रहे थे। शेफाली भी बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रही थी। वो आगे शेफाली को कुछ और बता पाते कि तभी वहां नर्स पहुंच गई। उसने शेफाली को देखकर कहा, मुझे इनका बीपी चेक करना है। शेफाली ने हाँ में सर हिलाया और बेड के पास रखी स्टूल पर जाकर बैठ गई। उसके बाबा ने नर्स की ओर देखकर कहा, मैं अपनी बेटी से कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ, आप प्लीज बाद में आइएगा। जवाब में नर्स ने कहा, सर अभी आपको ज्यादा बातचीत करना बिल्कुल मना है और अगर आप अपनी याददाश्त पर ज्यादा जोर डालेंगे तो फिर से आप अपनी पुरानी कंडीशन में पहुंच सकते हैं। ये बोलकर नर्स ने शेफाली को देखकर आंखों से कुछ इशारा किया तो शेफाली ने भी धीरे से हाँ में सर हिला दिया। ये देख उसके बाबा अपना हाथ गुस्से से झटककर नर्स से बोले, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मुझे अपनी बेटी से इसी वक्त बात करना बहुत जरूरी है, वरना मैं ये बातें भूल जाऊंगा। वो ये बोल ही रहे थे कि नर्स ने धीरे से उनकी बाजू में नींद का इंजेक्शन दे दिया। इंजेक्शन लगने के 5 मिनट में वो गहरी नींद में सो गए। उनके सोने के बाद नर्स ने शेफाली की ओर देखकर कहा, देखिए मिस्टर जोशी काफी क्रिटिकल कंडीशन से बाहर आए हैं, पर अभी वो पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं।
प्लीज आप ऐसी कोई बात उनसे मत कीजिए जिससे उनकी याददाश्त पर असर पड़े, वरना उन्हें ब्रेन हेमरेज का खतरा भी हो सकता है। ये बात सुनकर शेफाली ने घबराकर कहा, जी बिल्कुल, मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगी। नर्स वहां से चली गई। उसके जाने के बाद शेफाली अपने मोबाइल फोन पर एक बार फिर कार्तिक की तस्वीर देखने लगी जो उन्होंने आज साथ में ली थी। तारांकन, रात के 10 बजे बज चुके थे। कार्तिक की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद मिस्टर अग्निहोत्री ने कहा, देखो डीन को कॉलेज से रिस्टिकेट करना इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें समझा है। तुम लड़के आजकल की 2-4 फिल्में क्या देख लेते हो, खुद को हीरो साबित करने के लिए निकल पड़ते हो, लेकिन लड़के जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। कार्तिक बहुत आराम से बोला, आपका बहुत नाम सुना था, बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ आपके पास। ये सुन मिस्टर अग्निहोत्री ने एक बार कुछ सोचे और बोले, मिस्टर राय को रिस्टिकेट करने के लिए सिर्फ तुम्हारा स्टेटमेंट काफी नहीं है, हमें हर यूनिवर्सिटी के मेंबर्स यानी कि स्टेक होल्डर का फेवर लेना होगा, और अगर उन्होंने हमारा फेवर कर दिया तभी हम मिस्टर रॉय को रिस्टिकेट कर सकते हैं। ये बोलकर मिस्टर अग्निहोत्री अपनी चेयर से उठकर खड़े हुए और कार्तिक को देखकर बोले, और मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, हीरोगिरी पर नहीं। कार्तिक ने मिस्टर अग्निहोत्री की ओर देखकर कहा, यूनिवर्सिटी का मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कितना डोनेशन देना होता है? मिस्टर अग्निहोत्री ने अपने कंधे उचकाकर कहा, यही कोई 70-80 लाख के तकरीबन। फिर उन्होंने सवालिया नजरों से कार्तिक को देखकर कहा, लेकिन तुम ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? कार्तिक अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया और उसने बोला, अभी आपके यूनिवर्सिटी अकाउंट में मैं डबल अमाउंट ट्रांसफर कर रहा हूँ, मेरा नाम आप यूनिवर्सिटी मेंबर्स ग्रुप में ऐड कीजिए और मुझे भी स्टेक होल्डर बनाइए। मेरा सटाके ज्यादा है तो मेरी पावर भी सभी से ज्यादा होगी ना। उसकी बात सुनकर मिस्टर अग्निहोत्री ने एक बार फिर कार्तिक को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, देखो लड़के, ये मजाक का वक्त नहीं है। कार्तिक ने सीरियस होकर कहा, सर आपकी और मेरी बात मजाक की है भी नहीं, आई एम सीरियस। कार्तिक ने अपने फोन से अंकल चौहान का नंबर डायल किया और उनके फोन रिसीव करते ही उसने कहा, अंकल हमें हंसराज यूनिवर्सिटी में सटाके चाहिए, मिल सकता है? अंकल ने तुरंत जवाब दिया, जी बिल्कुल प्रिंस। तो कार्तिक ने कहा, आप हंसराज यूनिवर्सिटी में तुरंत 1,60,00,000 का डोनेशन ट्रांसफर करवा दीजिए। अंकल चौहान ने ओके प्रिंस बोलकर कॉल कट कर दी। मिस्टर अग्निहोत्री हैरानी भरी नजरों से कार्तिक को देख रहे थे। कार्तिक ने उनकी ओर देखकर कहा, आप प्लीज यूनिवर्सिटी का अकाउंट चेक कीजिए। मिस्टर अग्निहोत्री ने तुरंत टेबल पर रखे लैपटॉप पर अपनी यूनिवर्सिटी का अकाउंट ओपन किया और ट्रांजैक्शन चेक करने लगे। 2 मिनट के अंदर उनका अकाउंट ठीक डबल हो गया। ये देखकर मिस्टर अग्निहोत्री ने कार्तिक से कहा, कौन हो तुम? कार्तिक ने स्माइल किया और कहा, अब तक तो मैं आपके कॉलेज का स्टूडेंट था, लेकिन अब से मैं आपकी यूनिवर्सिटी का स्टेक होल्डर हूँ। मिस्टर अग्निहोत्री उसे देखकर अब तक हैरान थे। कार्तिक उनकी ओर देखकर बोला, मैं आपको अभी ऑर्डर दे रहा हूँ, डीन को तुरंत कॉलेज से रिस्टिकेट कीजिए। जवाब में अग्निहोत्री ने हाँ में सर हिला दिया और कहा, मैं अभी उन्हें मेल कर देता हूँ। कार्तिक ने सीरियस होकर कहा, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू, और ये बोलकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मिस्टर अग्निहोत्री अपनी चेयर पर बैठ गए और टेबल पर रखा पानी का ग्लास एक सांस में पीकर खत्म कर दिया। तारांकन, अब तक कार्तिक नील से मिलने हॉस्पिटल पहुंचा। नील के वार्ड के बाहर स्टूडेंट्स की काफी भीड़ थी। कार्तिक वार्ड के अंदर पहुंचा तो देखा नील होश में था। उसके सर पर पट्टी बंधी थी और एक हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था। ये देखकर कार्तिक तो बहुत बुरा लगा। नील ने स्माइल करते हुए बोला, क्या हुआ दोस्त? कार्तिक नील को गले से लगाकर, इडियट, इतना प्यार करता है मुझसे? नील ने सीरियस होकर कहा, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता था। कार्तिक ने एक बार फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। कार्तिक को वहां देखकर भीड़ कम होने लगी और कुछ देर बाद सारे लड़के वापस चले गए। नील ने कार्तिक को देखकर कहा, मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे जरा सी चोट आई है तो तू कहीं पूरा हॉस्टल ना खरीद ले, उस राहुल से बदला लेने के लिए। ये बोलकर नील हंसने लगा। उसकी बात सुनकर कार्तिक सीरियस होकर उसे देखने लगा। उसे सीरियस देखकर नील ने कहा, डोंट से कि तूने हॉस्टल खरीद लिया है, प्लीज डोंट से।
कार्तिक अपनी आईब्रो उचकाकर बोला, दोस्त तेरे लिए मैंने यूनिवर्सिटी का बड़ा सटाके खरीद लिया है, हॉस्टल तो छोटी चीज है। ये बात सुनकर नील मुंह फाड़कर उसे देखने लगा। कार्तिक ने उसका मुंह बंद किया और कहा, ये भी हमारा टॉप सीक्रेट है। नील ने हैरान होकर कहा, 2 दिन पहले तूने हॉस्पिटल खरीद लिया और उसे चलाने के लिए तू उस खड़ूस के हाथ पैर जोड़ रहा है, और मेरे लिए तूने लगभग यूनिवर्सिटी खरीद ली, अब इसे कौन चलाएगा? हम दोनों इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि अब यूनिवर्सिटी चलाएं। कार्तिक जोर से हंसने लगा और बोला, तू इन सब बातों की टेंशन बिल्कुल मत ले, बस जल्दी से ठीक हो जा। नील बेड पर लेट गया और बोला, यार यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता, यहाँ की नर्स बेहद खूबसूरत है और मुझसे बहुत प्यार करने लगी है। कार्तिक ने अपने सर पर हाथ मारा और कहा, इडियट, नर्स प्यार नहीं क्या करती हैं? नील ने अपने सीने में हाथ रखकर कहा, यार मैं तो 3-4 दिन रुक कर आऊं। कार्तिक ने कहा, तू यहाँ हॉलिडे मनाने आया है? नील का जवाब आया, तो क्या, तेरे उस हॉस्टल से कई गुना बेहतर है ये 5 स्टार हॉस्पिटल का ये आलीशान कमरा। ये बोलकर नील सोने की एक्टिंग करने लगा। कार्तिक ने कहा, ओके आई अंडरस्टैंड। नील ने जवाब में स्माइल कर दिया। तारांकन, अगली सुबह 8 बजे शेफाली अपने बाबा के साथ मौजूद थी। हर रात उनका ख्याल रखने के लिए वो हॉस्पिटल आ जाया करती। आज जैसे ही उसकी नींद खुली, रोज की तरह उसने अपने बाबा के बेड पर नजर डाली, लेकिन वहां अपने बाबा को ना देखकर वो परेशान हो गई। वो हड़बड़ाकर अपने बेड से उठकर खड़ी हुई और वॉशरूम का डोर नॉक करने लगी। वो धीरे से बोली, बाबा क्या आप अंदर है? कोई जवाब न पाकर उसने डोर धीरे से अंदर की ओर पुश किया। उसके जरा से धक्का देने से दूर ओपन हो गया। वहां अपने बाबा को ना देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो गई। शेफाली हड़बड़ाकर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पहुंची, जहां कार्तिक उसके बाबा का हाथ पकड़कर उन्हें वापस वार्ड की ओर लेकर आ रहा था। अपने बाबा को देखकर शेफाली बहुत खुश हुई और दौड़कर उनके गले लग गई। कार्तिक स्माइल करते हुए उन्हें देख रहा था। शेफाली ने कार्तिक से कहा, ये तुम्हें कहाँ मिले? कार्तिक ने कहा, यह मुझे हॉस्पिटल के गार्डन एरिया में मिले, अपना वार्ड नंबर भूल गए थे। शेफाली ने उसे थैंक्स कहा और अपने बाबा का हाथ पकड़कर उन्हें उनके वार्ड की ओर ले जाने लगी। उसके बाबा ने शेफाली से अपना हाथ छुड़ा लिया और नाराज होकर उन्होंने कहा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं खुद जा सकता हूँ। उनके इतना कहते ही शेफाली भी उनसे नाराज हो गई। वो तेज आवाज में उनसे बोली, क्या आप कहीं भी जा सकते हैं? हर चीज आप भूल जाते हैं। मैंने आपको मना किया था ना अकेले घूमने के लिए, फिर क्यों आप बाहर गए? ये बोलते वक्त शेफाली की आंखों में अपने बाबा के लिए प्यार और गुस्सा दोनों दिखाई दे रहा था। उसके बाबा ने शेफाली को देखा और चुपचाप वार्ड के अंदर चले गए। उनके जाने के बाद शेफाली ने कार्तिक से कहा, थैंक यू सो मच कार्तिक, तुम्हें नहीं पता मैं कितना घबरा गई थी। पल भर वो मेरी आंखों से दूर हुए तो मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। कार्तिक ने शेफाली की ओर देखकर कहा, लेकिन जिस तरह तुमने अपने बाबा से बात की, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम्हें उनसे सॉरी कहना चाहिए। तुम लकी हो तुम्हारे पास तुम्हारे अपने बाबा है, वरना हर किसी के पास पेरेंट्स होने का सुख नहीं होता। ये कहते वक्त कार्तिक की आंखें थोड़ी नम होने लगी, लेकिन उसने तुरंत अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली और वहां से जाने लगा। लेकिन तभी शेफाली ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। इसी बीच कार्तिक ने अपनी शर्ट की स्लीव से अपनी आंखें पोंछ ली और शेफाली की ओर देखा। शेफाली ने छोटे बच्चों की तरह अपने दोनों कान पकड़ लिए और बोली, मैं बाबा से सॉरी बोल दूंगी पक्का। ये देख कार्तिक मुस्कुरा उठा और उसे बाय बोलकर वहां से चला गया। तारांकन, कार्तिक ठीक 10 बजे डीन के ऑफिस पहुंच गया था। उनके ऑफिस के बाहर काफी भीड़ थी और वहां स्टूडेंट्स और कुछ प्रोफेसर के अलावा मीडिया वाले भी मौजूद थे। अचानक इस तरह डीन को रस्टिकेट कर देना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। बस सभी इसी सवाल का जवाब जानने वहां मौजूद थे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। कार्तिक भी उस भीड़ में शामिल हो गया। कुछ देर बाद डीन अपने केबिन से बाहर निकले तो उनके बाहर आते ही कुछ रिपोर्टर्स ने अपना माइक उनकी ओर सेट किया और कहा, मिस्टर रॉय, अचानक आपको रस्टिकेट क्यों कर दिया गया? क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह थी? डीन बगैर कुछ जवाब दिए भारी कदमों से आगे बढ़ने लगे। तभी कार्तिक ने पीछे से उन्हें आवाज दी और कहा, क्या दुनिया को सच नहीं बताएंगे आप?
ये जानी पहचानी आवाज सुनकर डीन पीछे पलट कर देखने लगे, जहां कार्तिक हाथ बांधकर चेहरे पर स्माइल लिए उन्हें देख रहा था। डीन ने उस रिपोर्टर का माइक अपने हाथों में लिया और कार्तिक की ओर देखकर कहा, मुझे एक बड़ी साजिश के तहत यहाँ से हटाया जा रहा है और मैं वादा करता हूँ जिस किसी ने भी मेरे खिलाफ ये साजिश की है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो वहां से चले गए। दोपहर के 4 बज चुके थे। कार्तिक अपनी क्लास अटेंड करने के बाद हॉस्टल में अपने नोट्स कंप्लीट कर रहा था। तभी उसका मोबाइल बजा। उसने मोबाइल स्क्रीन देखा जिस पर अननोन नंबर डिस्प्ले हो रहा था। कार्तिक ने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम CITY बैंक। कार्तिक ने कहा, यस सर, आज शाम हमने होटल सिल्वर ऑक में आपके ऑनर में पार्टी रखी है। वी आर ग्लैड टू इनवाइट यू एंड होपिंग दैट यू वुड कम। उसके इतना कहते ही कार्तिक ने कुछ सोचा और कहा, आपने मेरे लिए पार्टी रखी है, क्या मैं वजह जान सकता हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया कि आपके बैंक ने मेरे ओनर में पार्टी रखी है। दूसरी ओर से उसने कहा, सर दरअसल आप हमारे बैंक के सबसे यंग इन्वेस्टर्स हैं, बस इसीलिए आपके लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है। सर आप प्लीज जरूर आइएगा, अगर आप कहे तो आपको पिक करने हमारी गाड़ी पहुंच जाएगी। कार्तिक ने गहरी सांस ली और कहा, और अगर मैं मना कर दूं तो? दूसरी ओर से आवाज आई, नहीं नहीं सर, आप प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, दरअसल वहां आप हमारे चीफ गेस्ट बनकर आने वाले हैं। ऐसा हमने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया है और अगर आप नहीं आए तो हमारे बैंक की इमेज खराब होगी। कार्तिक हंसने लगा और बोला, अजीब बात है। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, आप ये सब छोड़िए और काम की बात सुनिए, मुझे पार्टी में जाने का ज्यादा शौक नहीं है। दूसरी साइड से आवाज आई, सर प्लीज आप आ जाएगा। सर आप चीफ गेस्ट हैं और आज स्पेशली आपसे मिलने के लिए हमारे बैंक के कई बड़े लोग आ रहे हैं। कार्तिक ने गहरी सांस ली और एक बार फिर बोला, देखिए मुझे ये सब शो ऑफ करना बिल्कुल नापसंद है, सो आई एम सॉरी। कार्तिक के इतना कहते ही कॉल वाले आदमी ने हड़बड़ा कर कहा, मगर सर। कार्तिक ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हुए बोला, क्या अब भी कुछ बाकी है आपके सुनने के लिए और मेरे कहने के लिए? फोन की दूसरे साइड से आवाज आई, सर प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे पूरा यकीन है कि आप आज शाम जरूर आएंगे। मिस्टर शास्त्री भी आपसे मिलने के लिए काफी इंटरेस्टेड है। ये सुन कार्तिक ने रूखेपन से कहा, लेट्स सी। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दी और फोन कट करने के बाद खुद से बात करते हुए बोला, काश इस वर्ल्ड में जितनी रिस्पेक्ट पैसों को दी जाती है उतनी जीते जाते इंसानों को दी जाती तो आज यह वर्ल्ड कहां से कहां पहुंच जाता। तारांकन शाम के 6:30 हो चुके थे। सिटी कैट बैंक के सारे एम्प्लॉय होटल सिल्वर ऑक के सेलिब्रेशन हॉल में मौजूद थे। बैंक के चीफ और वहां के CEO भी समय के पहले पहुंचकर कार्तिक का वेट कर रहे थे। बैंक के CEO ने शेफाली को अपने पास बुलाया और कहा, तुम शो हो ना मिस्टर कार्तिक मित्तल, आज पार्टी में जरूर आएंगे? जवाब में शेफाली ने हाँ में सर हिलाया और कहा, जी हाँ, मुझे पूरा भरोसा है वह जरूर आएंगे। CEO ने कहा, तुम पर यकीन करके मैंने इस ब्रांच के हेड और जाने माने बिल्डर मिस्टर शास्त्री को भी पार्टी में इनवाइट किया है। ये सुन शेफाली मुस्कुरा कर बोली, जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है मिस्टर कार्तिक जरूर आएंगे। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी मिस्टर शास्त्री अपनी बेटी के साथ वहां पहुंचे। शेफाली ने जैसे ही उनकी बेटी को देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनकी बेटी कोई और नहीं बल्कि शानोंग थी। शानोंग भी शेफाली को वहां देखकर हैरान थी। मिस्टर शास्त्री के वहां पहुंचते ही सारे बैंक एम्प्लॉइज ने उनका वार्म वेलकम किया। मिस्टर शास्त्री ने अपने हाथ में बंधे महंगी घड़ी में समय देखा और बैंक के CEO की ओर देखकर बोले, कहाँ है आपके चीफ गेस्ट? शानोंग भी उनके साथ मौजूद थी। CEO ने मुस्कुराकर कहा, सर वो बस आते ही होंगे। मिस्टर शास्त्री ने रूखेपन से कहा, भाई आज उनसे मिलने के लिए हमने अपनी सारी इम्पोर्टेंट मीटिंग कैंसिल की है। फिर कुछ सोचकर उन्होंने एक बार फिर से कहा, वैसे वो आएंगे ना? ये बात उन्होंने सीरियस होकर कही थी, इसलिए घबराहट की वजह से CEO के माथे पर पसीना आ गया। उनकी घबराहट भांपकर मिस्टर शास्त्री ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा, क्या बात है, आपके माथे पर ये पसीना क्यों? इज एवरीथिंग ऑल राइट?
सीईओ ने हड़बड़ाते हुए बात को संभाल कर कहा, यस एवरीथिंग इज फाइन। बस वो आते ही होंगे, इतने बड़े आदमी है, थोड़ा तो इंतजार करवाएंगे ही ना। उद्धरण। फिर अपने पास से गुजर रहे वेटर को रोककर उन्होंने उसकी ट्रे से ड्रिंक का गिलास उठाया और मिस्टर शास्त्री को पास करते हुए कहा, तब तक प्लीज आप पार्टी एंजॉय कीजिए। शास्त्री ने गिलास उठाकर किसी और से बात करने लग गए। उन्हें बिजी देख सीईओ ने बैंक मैनेजर को कान में बुलाया और नाराज होकर कहा, तुमने मिस्टर मित्तल को अच्छे तरीके से इनवाइट तो किया है ना पार्टी के लिए? जवाब में उसने कहा, जी हाँ सर, और शेफाली ने भी हमें अश्योर किया है कि वो जरूर आएंगे, इसी वजह से ही हमने मिस्टर मित्तल को इनवाइट करने की हिम्मत की है। उद्धरण। सीईओ ने कहा, वैसे ये शेफाली है कौन? उनके फेस पर परेशानी के भाव उतर आए थे। मैनेजर ने कहा, हमारी बैंक रेस्पॉन्सिस्ट है, शेफाली जोशी। उद्धरण। सीईओ ने उस पर गरजते हुए कहा, व्हाट? रिसेप्शनिस्ट के कहने से तुमने इतने बड़े बिजनेस टाइकून को इनवाइट कर लिया? ओ माय गॉड! ये बोलकर सीईओ अपने माथे पर हाथ रखकर खड़े हो गए। इस वक्त उनके चेहरे पर परेशानी और गुस्से दोनों के भाव नजर आ रहे थे। मैनेजर ने उन्हें समझाते हुए कहा, सर शेफाली ने हमें कहा है कि मिस्टर मित्तल से उसके टर्म्स काफी अच्छे हैं और वह हमारे बैंक के इनविटेशन को कभी इनकार नहीं करेंगे। सीईओ ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, तुम्हें बैंक का मैनेजर किसने बना दिया इडियट? इतना बड़ा बिलियनियर एक मामूली सी रिसेप्शनिस्ट के साथ क्या टर्म्स रखेंगे? मुझे लगता है हमने यहाँ मिस्टर शास्त्री को इनवाइट कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, और अगर मिस्टर कार्तिक यहाँ वक्त पर नहीं पहुँचे तो यकीन मानो वह शेफाली अपने काम से तो जाएगी ही, साथ में मैं तुम्हें भी फायर कर दूंगा। मैनेजर उनकी बात सुनकर थोड़ा घबरा गया। फिर उसने उन्हें समझाते हुए कहा, सर मैं अभी शेफाली से मिस्टर कार्तिक का स्टेटस कंफर्म करता हूँ, यू डोंट वरी सर। सीईओ गुस्से में बोला, तुम लोगों को पता नहीं कि आज तुम लोगों की बेवकूफ़ी का खामियाजा मुझे और इस बैंक को कितना बड़ा नुकसान उठाकर भुगतना पड़ सकता है। मैनेजर चुपचाप उनकी बात सुन रहा था। फिर सीईओ ने उस पर चिल्लाकर कहा, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और जाकर शेफाली से कंफर्म करो। ओके सर। ये बोलकर मैनेजर वहां से चला गया। तारांकन। शानोंग दूर से शेफाली को घूर कर देख रही थी। इस वक्त उसके साथ बैंक के कुछ लोग मौजूद थे। शानोंग शेफाली की ओर इशारा कर उसने कहा, क्या ये लड़की भी बैंक में जॉब करती है? कोई कुछ बोल पाता कि उसके पहले ही उनके साथ मौजूद दूसरे एम्प्लॉय का जवाब आया, जी हाँ, ये हमारी बैंक की रिसेप्शनिस्ट है, बहुत अच्छी लड़की है। ये बात सुनकर शानोंग ने अपने हाथ में रखे कोल्ड ड्रिंक खत्म की और मन में सोचने लगी, ओ तो ये रिसेप्शनिस्ट है। तारांकन। उधर मैनेजर शेफाली के पास पहुंचकर बोला, शेफाली 7 बजे बजने वाले हैं, मिस्टर कार्तिक मित्तल अब तक क्यों नहीं आए? शेफाली ने जवाब दिया, सर हो सकता है कहीं ट्रैफिक में फंस गए होंगे। मैनेजर ने गहरी सांस ली और कहा, देखो तुमने मुझे अश्योर किया था कि मिस्टर कार्तिक मित्तल हमारा इनविटेशन कभी डिनाई नहीं करेंगे, और तुम पर भरोसा कर हमने उनके लिए इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। तुम्हें पता है मिस्टर शास्त्री भी यहाँ आए हुए हैं, हमारे सीईओ भी यहाँ मौजूद है। वह लोग बार बार मिस्टर मित्तल के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं। मैनेजर के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। शेफाली ने कुछ सोचकर कहा, सर मुझे लगता है मिस्टर कार्तिक किसी काम में फंस गए होंगे, शायद इसीलिए उन्हें आने में लेट हो रहा। मैनेजर ने गुस्से से शेफाली को देखा और कहा, तुम उन्हें फोन लगाओ और उनका स्टेटस पता करो, अगर वह नहीं आए ना तो मानकर चलो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी नौकरी हाथ से जाएगी। ये सुनकर शेफाली बोली, नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, मुझे यकीन है मिस्टर कार्तिक जरूर आएंगे। मैनेजर ने दांत पीसकर गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारा यकीन नहीं, तुम्हारा कंफर्मेशन चाहिए कि मिस्टर कार्तिक यहाँ आ रहे हैं या नहीं। शेफाली ने घबराते हुए कहा, ओके ओके सर, मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। ये बोलकर शेफाली ने अपने हैंडपस से अपना मोबाइल निकाला और कार्तिक का नंबर डायल करने लगी। मैनेजर वहां से जा चुका था। कार्तिक के फोन पर रिंग जा रही थी, लेकिन उसने फोन रिसीव नहीं किया। उसके फोन रिसीव न करने की वजह से शेफाली घबरा गई। वो खुद से बात करते हुए बोली, कार्तिक मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है?
कहीं वह किसी बड़ी प्रॉब्लम में तो नहीं, मुझे एक बार फिर उसका नंबर ट्राई करना चाहिए। ये सोचकर उसने एक बार फिर कार्तिक का नंबर ट्राई किया, लेकिन अब कार्तिक का फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। उसका फोन ना लगने की वजह से शेफाली बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसने खुद से बात करते हुए कहा, कम ऑन कार्तिक, पिक अप द फोन। फिर कुछ सोचकर उसने कार्तिक को व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दिया और अपना फोन हाथ में पकड़कर सोचने लगी, आई एम श्योर वो जैसे ही मेरा मिस कॉल देखेगा मुझे कॉल बैक करेगा। वह उलझन में कार्तिक के आने का वेट कर रही थी कि तभी वहां शानोंग पहुंची। उसने शेफाली को देखकर कहा, ही। शेफाली हैरानी भरी नजर से उसे देखने लगी। तभी शानोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? ये सुन शेफाली अपनी सीट से उठकर खड़ी हो गई और बिना इंटरेस्ट दिखाए बोली, जी हाँ, मैंने आपको देखा, आप मिस्टर शास्त्री की डॉटर हैं। ये बोलकर शेफाली की नजरें एक बार फिर पार्टी हॉल के बड़े से डेकोरेटेड एंट्रेंस की ओर चली गई। शानोंग ने उसे दूसरी ओर देखते हुए देखा और तिरछी स्माइल करती हुई बोली, क्या बात है, किसी स्पेशल के आने का वेट कर रही हो? शेफाली का जवाब आया, जी हाँ, आई एम वेटिंग फॉर समवन। शानोंग अपनी आईब्रो उचकाकर पूछने लगी, वैसे क्या मैं जान सकती हूँ वह समवन कौन है? शेफाली ने स्माइल किया और कहा, बस अभी वह आते ही होंगे, तब आप उनसे मिल लीजिएगा। ये बोलकर शेफाली, एक्सक्यूज मी, कह वहां से दूसरी ओर चली गई। उसके जाने के बाद शानोंग ने खुद से बात करते हुए कहा, मिस शेफाली, आज हम दोनों एक ही छत के नीचे हैं तो मेरा तो फर्ज बनता है तुम्हें सबक सिखाने का। ये बोलकर वह स्माइल करने लगी। तारांकन। मिस्टर शास्त्री ने सीईओ की ओर देखकर कहा, अब तक मिस्टर मित्तल क्यों नहीं आए, क्या आप इसकी वजह बता सकते हैं? सीईओ थोड़ा हकलाते हुए बोले, वो दरअसल आते ही होंगे, ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। सीईओ के साथ बैंक मैनेजर भी मौजूद थे। सीईओ ने मैनेजर को आंखों से कुछ इशारा किया तो मैनेजर ने भी उन्हें आंखों कुछ इशारा कर दिया। तभी उन दोनों की इशारेबाजी शास्त्री ने नोटिस ली। मिस्टर शास्त्री ने अपनी ड्रिंक फिनिश की और सीईओ की ओर देखकर कहा, मैं यहाँ आप दोनों की इशारेबाजी देखने नहीं आया हूँ, करोड़ों का टर्नओवर है मेरा, काफी इम्पोर्टेंट मीटिंग पोस्टपोन करके आया हूँ मिस्टर मित्तल से मिलने के लिए, लेकिन आप दोनों की मेहमान नवाजी ही खत्म नहीं हो रही है। उनकी बात सुनकर मैनेजर ने तुरंत कहा, सर आप तब तक प्लीज पार्टी एंजॉय कीजिए, ही इज ऑन द वे, बस आते ही होंगे। मिस्टर शास्त्री ने मैनेजर को घूर कर देखा और कहा, देखो मैं यहाँ पार्टी एंजॉय करने नहीं आया हूँ, मुझे मिस्टर मित्तल से मिलना है, अंडरस्टैंड? मैनेजर ने हाँ में सर हिला दिया और अपने चेहरे पर फेक स्माइल देकर बोला, जी सर, बस वह कुछ ही देर में यहाँ पहुँचते ही होंगे, सर मैं अभी उन्हें कॉल करता हूँ, एक्सक्यूज मी। ये बोलकर मैनेजर वहां से शेफाली को ढूंढते हुए उसके पास चला गया। उसके जाने के बाद मिस्टर शास्त्री ने गुस्से में सीईओ की ओर देखकर फिर कहा, देखिए अगर आज मेरी मिस्टर मित्तल से मुलाकात नहीं हुई तो आपको पता है मैं रातों रात आपके बैंक के शेयर डाउन कर सकता हूँ। सीईओ ने थोड़ा परेशान होकर कहा, सर प्लीज, बस वह आते ही होंगे। उद्धरण चिन्ह। तारांकन। अब 8 बजने वाले थे। शेफाली पार्टी हॉल के एंट्रेंस में मौजूद थी और बार बार वह बाहर की ओर देख रही थी। उसने खुद से बात करते हुए कहा, कार्तिक अब तक क्यों नहीं आया, उसे अब तक आ जाना चाहिए था, मैं उसे फिर से फोन ट्राई करती हूँ। ये बोलकर शेफाली ने एक बार फिर कार्तिक का नंबर डायल किया, लेकिन उसका फोन अब तक कवरेज के बाहर था। शेफाली ने परेशान होकर खुद से कहा, कहाँ रह गया ये कार्तिक, मेरे पास नील का नंबर भी नहीं है, कैसे उसके बारे में पता करूं, वो कहाँ है? तभी वहां मैनेजर पहुंचा। मैनेजर को देखते ही शेफाली में झूठी हंसी हंसते हुए कहा, बस वह आ रहे हैं, एक्चुअली दिल्ली का ट्रैफिक तो आप जानते ही हैं, वही फंस गए हैं। ये लास्ट लाइन उसने थोड़ी धीमे से कही थी। मैनेजर उसे खा जाने वाली गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। शेफाली ने झूठी हंसी में हंसते हुए कहा, क्या बात है सर, आप इस तरह मुझे क्यों देख रहे हैं? मैनेजर ने दांत पीसकर कहा, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन करने के पहले खुद का दिमाग यूज कर लेना चाहिए था, तुम्हारी बेवकूफी बहुत भारी पड़ने वाली है हम पर। शेफाली ने फेक स्माइल देकर कहा, नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अभी बस वह आते ही होंगे। मैनेजर ने एक बार फिर उसे गुस्से भरी नजरों से देखा और वहां से चला गया।
शेफाली से कुछ दूर खड़ी शानोंग ये सब देख रही थी और उसने मैनेजर की बातें भी सुन ली थी। एक बार फिर वह शेफाली के पास पहुंचकर बोली, क्या बात है, मैं काफी देर से नोटिस कर रही हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। ये कहते वक्त शानोंग शेफाली को ऊपर से नीचे तक घूर कर देख रही थी। शेफाली ने अपने चेहरे पर क्यूट सी स्माइल दी और अपनी स्वीट से आवाज में उसने कहा, नो थैंक्स, यू एंजॉय द पार्टी। ये बोलकर शेफाली एक बार फिर वहां से चली गई। शेफाली एंट्रेंस गेट पर मौजूद थी। कुछ देर में मैनेजर एक बार फिर शेफाली के पास पहुंचा। इस बार उसके साथ सीईओ भी मौजूद थे। सीईओ मैनेजर के साथ देखकर शेफाली ने खुद से बात करते हुए कहा, बेटा शेफाली, इस बार तो तू गई। ये कार्तिक तेरी नैया ले डूबा। शाम के 8:30 बज चुके थे। शेफाली पार्टी हॉल के एंट्रेंस में मौजूद थी और बार बार वह बाहर की ओर देख रही थी। उसने खुद से बात करते हुए कहा, कार्तिक अब तक क्यों नहीं आया, उसे अब तक आ जाना चाहिए था। वो ये बड़बड़ कर ही रही थी कि तभी एंट्रेंस पर उसकी नजर पड़ी। कार्तिक एंट्रेंस के गेट से टिकर खड़ा था और शेफाली को देखकर मुस्कुरा रहा था। मिस्टर शास्त्री के साथ मौजूद शानोंग की नजर भी सिर्फ शेफाली पर ही थी। कार्तिक को अचानक से वहां देखकर वो बड़बड़ाते हुए धीरे से बोली, ये भिखारी इस पार्टी में क्या कर रहा है। कार्तिक को देखकर शेफाली ने खुश होकर कहा, मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगे। कार्तिक खुशी से उसे जवाब देते हुए बोला, हाँ, मुझे तो आज यहाँ आना ही था किसी खास से मिलने। ये बोलकर वह मिस्टर शास्त्री की ओर देखने लगा। शेफाली आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही बैंक के सीईओ ने मिस्टर शास्त्री के साथ हाथों में बोके लेकर कार्तिक के पास पहुंचकर गर्मजोशी से उसका वेलकम किया। शानोंग ये सब देखकर हैरान हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। कार्तिक को देखकर सीईओ ने कहा, सर, आज आपने यहाँ आकर हमारी पार्टी में 4 चांद लगा दिया। कार्तिक ने जवाब में एक धीमी मुस्कान दे दी। एक तरफ सीईओ खुद कार्तिक को वहां मौजूद लोगों से इंट्रोड्यूस करा रहे थे तो दूसरी तरफ मिस्टर शास्त्री अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से कार्तिक को मक्खन लगाने में कोई कमी नहीं कर रहे थे। वहां मौजूद शानोंग ये सब देखकर काफी हैरान थी। उसने बैंक के एक एम्प्लॉय को रोककर कार्तिक की ओर इशारा कर पूछा, ये लड़का कौन है और आप लोग इसे इतना स्पेशल ट्रीट क्यों कर रहे हैं। उस एम्प्लॉय ने खुशी से कहा, मैडम, ये मित्तल एम्पायर के इकलौते वारिस मिस्टर कार्तिक मित्तल है। ये बताकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद शानोंग ने बड़ी हैरानी खुद से बात करते हुए कहा, आई कांट बिलीव इट। जरूर इस कार्तिक ने इस लड़की के साथ मिलकर कोई लंबी चाल चली होगी। कार्तिक मिस्टर शास्त्री के साथ मौजूद था। वो कार्तिक से अपने कई बड़े प्रोजेक्ट डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी शानोंग वहां पहुंची। उसे वहां देखकर मिस्टर शास्त्री ने उसे कार्तिक से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, ये मेरी बेटी है। इतना कहते ही शानोंग तुरंत बोल पड़ी, हाय कार्तिक। ये सुन मिस्टर शास्त्री हैरान हो गए। वो बोले, अरे बेटी, क्या तुम इन्हें जानती हो। शानोंग कुछ कहने ही वाली थी कि तभी कार्तिक ने जवाब दिया, जी, मैं इन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। उसके कहने की स्टाइल में उसका गुस्सा झलक रहा था। मिस्टर शास्त्री ने हैरान होकर कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर कार्तिक ने शानोंग को घूरते हुए मिस्टर शास्त्री से बोला, आपने मुझे जो डील ऑफर की है उसके बारे में मैं सोचूंगा, अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकता। ये बोलकर वो वहां से शेफाली की ओर चला गया। उसके जाते ही मिस्टर शास्त्री ने हैरान होकर कहा, अचानक क्या हो गया इस लड़के को। इस बीच शानोंग की नजर कार्तिक और शेफाली पर थी। उसने कहा, डैड, आपको इसके बारे में पता लगाना चाहिए। मिस्टर शास्त्री ने जवाब दिया, बेटी, मैंने अच्छे से पता लगा लिया है। ये तो साक्षात कुबेर है। अपने डैड को कार्तिक पर इस तरह लट्टू होते देख शानोंग मुंह बनाकर वहां से चली गई। जब तक वो शेफाली के पास पहुंची, कार्तिक वहां से जा चुका था। शानोंग ने कुछ सोचा और शेफाली की ओर देखकर वो खुद से बात करते हुए बोली, बहुत स्वीट बनने की एक्टिंग करती है ना ये लड़की, अभी उसकी सारी शुगर कोटिंग निकालती हूँ। वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसके करीब से एक वेटर निकला। उसके हाथों में कोल्ड ड्रिंक और ब्लैक आइस टी की ट्रे थी। उसने इशारा कर उस वेटर को रोक
उस ब्लैक आइस टी की गिलास में थोड़ी स्कॉच मिक्स कर दी और गिलास लेकर कार्तिक की ओर जाने लगी। शानोंग को देखकर शेफाली वहां से उठकर दूसरी ओर जाने लगी कि तभी शानोंग ने उसका हाथ पकड़ा लिया और कहा, कम ऑन शेफाली, मैं जानती हूँ यू डोंट लाइक मी, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, यू आर सच अ नाइस गर्ल। क्या हम पुरानी बातें भूलकर अपनी दोस्ती की नई शुरुआत कर सकते हैं? देखो प्लीज मना मत करना। ये बोलकर उसने स्वीट सा फेस बना लिया ताकि शेफाली उसकी बात टाल ना पाए। शेफाली ने कुछ सोचा और स्माइल करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। शानोंग ने भी उसे शेक हैंड किया और उसे वो ब्लैक आइस टी का ग्लास पास करते हुए कहा, ये लो हमारी न्यू फ्रेंडशिप की शुरुआत के नाम। शेफाली ने हिचकिचाते हुए कहा, आई एम सॉरी लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करती। शानोंग ने हंसते हुए कहा, लेकिन ये तो ब्लैक आइस टी है, इसमें अल्कोहल नहीं है। शेफाली ने अपनी आईब्रो उचकाकर दोबारा कहा, सीरियसली? शानोंग ने जवाब में स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला दिया तो शेफाली ने भी उसके हाथों से वो गिलास ले लिया। शेफाली को लगा कि शानोंग सीरियसली उससे फ्रेंडशिप करने आई है, इसलिए वो भी उस ब्लैक आइस टी को बिना किसी शक के पी गई। उसने जैसे ही टी खत्म की उसका सर हल्का घूमने लगा और वो चेयर पर चुपचाप बैठी थी। वो अपना सर पकड़ते हुए बोली, ये मुझे कुछ, और फिर उसे धीरे धीरे नशा चढ़ने लगा। ये देखकर शानोंग स्माइल करते हुए वहां से दूसरी ओर चली गई। कुछ ही पल में कार्तिक की जब उस पर नजर पड़ी तो उसने अपने दोनों हाथ हिलाकर उसे अपने करीब बुलाने की कोशिश की। इस वक्त कार्तिक काफी लोगों से घिरा था, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो शेफाली को देखकर समझ गया कि वह ठीक नहीं है, इसलिए वो धीरे से उन्हें एक्सक्यूज मी बोल वहां से बाहर निकल आया। शेफाली के पास आकर उसने कहा, तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही हो? शेफाली अजीब तरह से हिलते हुए कार्तिक से बोली, मैं क्या कर रही हूँ? कार्तिक ने उसे अपने कंधे का सहारा देते हुए उठाया और कहा, मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारे घर जाना चाहिए, तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बोलकर कार्तिक उसे वहां से बाहर ले आया। शेफाली कार्तिक के कंधे का सहारा लेकर वहां से गार्डन एरिया की ओर चली गई। उनके वहां से बाहर जाने के बाद शानोंग ने वहां मौजूद वेटर को देखकर आंखों से कुछ इशारा किया तो वेटर ने भी हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। उधर गार्डन एरिया में पहुंचते ही कार्तिक ने शेफाली को देखकर कहा, शेफाली कितने शॉट्स लगाए हैं तुमने? शेफाली ने अपने गले की चुटकी लेकर कहा, माता रानी की कसम मैंने कभी शराब नहीं पी। ये बोलकर शेफाली ने कार्तिक के शूज पर वॉमिट कर दिया। कार्तिक उसकी पीठ सहलाने लगा और थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, जब तुमसे अल्कोहल बर्दाश्त नहीं होती तो तुमने पी क्यों? शेफाली ने उसकी ओर देखकर नशे में कहा, मैंने माता रानी की कसम खाई तब भी तुम मुझ पर यकीन नहीं करते। ये बोलकर वो जोर से रोने लगी। उसे रोते देखकर कार्तिक ने कहा, ओके ओके तुम प्लीज रोना बंद करो, आई विल ड्रॉप यू। शेफाली ने हंसते हुए कहा, नो होम, आई डोंट हैव होम। ये बोलकर वो आसमान की ओर जोर से देखकर हंसने लगी। फिर उसने कार्तिक का कॉलर पकड़कर उसे भी आसमान की ओर इशारा किया और कहा, दैट इज मून, से हाय। कार्तिक सर पर हाथ पटक आसमान की ओर देखते हुए बोला, ही मून। अब चले। ये बोलकर वो उसे होटल की पार्किंग में लेकर आ गया, जहां उसकी लैम्बोर्गिनी में उसका ड्राइवर पहले से मौजूद था। कार्तिक ने बड़ी मुश्किल से उसे गाड़ी की पिछली सीट में बिठा दिया और फिर खुद भी उसके पास वाली सीट में आकर बैठने लगा। तभी अचानक उसे एक अजीब सी आहट आई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। उसने हर तरफ नजरें घुमाकर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। इस वजह से गाड़ी में बैठ उसने ड्राइवर को चलने का इशारा कर दिया। इस बीच उसने शेफाली से कई बार उसके घर का एड्रेस पूछने की कोशिश की, लेकिन नशे में धुंध शेफाली उसे हर बात बता रही थी, सिवाय अपने घर के एड्रेस के। कार्तिक मन में सोचने लगा, अब इस समय कहाँ लेकर जाऊं इसे? हॉस्टल लेकर जाना तो पॉसिबल नहीं है, और अगर मैं पैलेस लेकर गया तो अंकल चौहान मेरे बारे में क्या सोचेंगे? समझ नहीं आ रहा कहाँ लेकर जाऊं। वो ये सोच रहा था कि तभी उसकी नज़र होटल मारियट पर पड़ी, जो कि हाईवे पर ही था। होटल बाहर से देखने में काफी शानदार था। उसने सोचा, ये जगह ही सही है, और फिर गाड़ी होटल के बाहर रुकवाए और ड्राइवर को भेज दिया। शेफाली ने अब तक उसे अपनी आधी हिस्ट्री तो बता ही दी थी। उसकी बड़बड़ से कार्तिक थोड़ा इरिटेट हो गया था।
उसने शेफाली से कहा, बिल्कुल चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप होके। उसकी डांट सुन शेफाली ने छोटे बच्चों की तरह हाँ में सर हिला दिया और फिर किसी बच्चे की तरह बोली, कार्तिक यू आर गुड बॉय। तब तक ड्राइवर वापस आया और कार्तिक से बोला, मैंने पता कर लिया है, चलिए। और फिर वो रिसेप्शन पर रूम बुक करने चले गए। वहां मौजूद मैनेजर कार्तिक और शेफाली को बहुत अजीब नजरों से देख रहा था, लेकिन कार्तिक उसे इग्नोर कर अपने रूम में पहुंच गया। रूम में सभी जरूरत की चीजें मौजूद थी। कार्तिक ने शेफाली को संभाल कर बेड पर लिटा दिया, लेकिन शेफाली जैसे ही बेड पर लेटी उसने कार्तिक की टी शर्ट का कॉलर अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। तभी कार्तिक ने खुद को छुड़ा लिया और गहरी सांस लेकर अपने बालों को पीछे धकेलते हुए कोने में रखे सोफे पर बैठ गया और सोती हुई शेफाली को देखने लगा। तारांकन। अगली सुबह 7 बजे कार्तिक सोफे पर सोया हुआ था। सनलाइट फेस पर पड़ते ही कार्तिक की नींद खुली और नींद खुलते ही उसने एक नजर शेफाली पर डाली, जो कि अब तक गहरी नींद में सो रही थी। कार्तिक ने अपनी घड़ी में समय देखा और अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठ गया। शेफाली को गहरी नींद में देखकर उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और धीरे से रूम से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसने शेफाली को व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दिया। 2 घंटे बाद जब शेफाली की नींद खुली तो खुद को न्यू प्लेस में देखकर वह हड़बड़ा कर बैठ गई। फिर उसने खुद से बात करते हुए कहा, मैं यहाँ होटल रूम में कैसे आई? ओ माय गॉड! ये सोचकर वह परेशान होने लगी। तभी उसकी नज़र उसके मोबाइल पर पड़ी, जो कि बेड के साइड टेबल पर रखा हुआ था। उसने अपना मोबाइल चेक किया, जिसमें कार्तिक का व्हाट्सएप मैसेज था। उसमें लिखा था, गुड मॉर्निंग शेफाली, कल रात तुम मेरे साथ थी। तुम गहरी नींद में थी, इसलिए तुम्हें नींद से जगाना मैंने मुनासिब नहीं समझा। ये मैसेज पढ़कर शेफाली हैरान रह गई और खुद से बात करते हुए बोली, कल रात क्या हुआ? मुझे कुछ भी याद नहीं। ये सोचकर वह परेशान होने लगी। उसने कार्तिक का नंबर डायल किया, लेकिन इस वक्त वह कॉलेज में था, इसलिए उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा था। कार्तिक मोबाइल का स्विच ऑफ होने से शेफाली और भी ज्यादा परेशान हो गई। फिर उसने अपने बालों को पीछे की ओर करते हुए कहा, आई शुड टॉक टू हिम। ये बोलकर उसने अपना हैंडपस उठाया और कार्तिक से मिलने कॉलेज पहुंच गई। वो कॉलेज कैंपस के बाहर कार्तिक के आने का वेट कर रही थी। कुछ देर बाद उसे बिल्डिंग से कार्तिक अपनी ओर आता दिखाई पड़ा। उसे देखकर शेफाली मन में सोचने लगी, पता नहीं कल हमारे दरमियान क्या हुआ होगा, क्या किया होगा इसने। तब तक कार्तिक उसके पास पहुंचा और उसे देखकर उसने कहा, हे शेफाली, क्या तुमने शावर नहीं लिया? कल रात भी तुमने यही ड्रेस पहनी हुई थी ना? शेफाली के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसने कांपते होठों से कहा, क्या हुआ था कल हमारे बीच? उसकी ये बात सुनकर कार्तिक सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। शेफाली ने एक बार फिर कार्तिक को देखकर सीरियस होकर कहा, कहो ना कार्तिक, कल रात हमारे बीच क्या हुआ था? मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसे देखकर कार्तिक ने कहा, कल रात तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और अपने होश में भी नहीं थी। शेफाली उसकी बात सुनकर अपनी नजरें नीचे करती हुई बोली, और क्या हुआ था? कार्तिक ने कहा, तुमने उल्टियां की थी। शेफाली ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, और क्या हुआ? तो कार्तिक हंसते हुए बोला, तुम सुनना क्या चाहती हो? हाँ। उसके बाद तुम पूरी तरह बहक चुकी थी। तुम्हारे कलीग पर गलत इंप्रेशन ना पड़े इसलिए मैं तुम्हें लेकर पार्टी से निकल गया, लेकिन कल तुम इतनी ज्यादा ड्रंक थी कि तुम अपना घर का एड्रेस भी नहीं बता पा रही थी, इसलिए मैं तुम्हें लेकर होटल रूम में चला गया। तुम बेड पर आराम से सो गई और मैं सोफे पर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। शेफाली ने उसे देखकर स्माइल किया और कहा, पता नहीं कल शनो ने मुझे ब्लैक आइस टी पिलाए और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं किया हुआ। सीधे सुबह ही मेरी नींद खुली। शानौन का नाम सुनकर कार्तिक ने अपनी भौहें सिकुड़ कर कहा, व्हाट? तुमने शानौन के हाथों से ड्रिंक ली? शेफाली का जवाब आया, हाँ, उसने जबरदस्ती मुझे पीला दिया। उसमें उसमें अल्कोहल मिक्स किया था। कार्तिक उसके सर पर टपली मारकर बोला, इडियट, तुमने उसके हाथों से ड्रिंक ली ही क्यों? वो तो अच्छा हुआ कल मैं वहां था, अगर मैं ना होता तब तुम क्या करती? शेफाली उसे खोई हुई नजरों से देख रही थी। कार्तिक ने अपनी घड़ी में समय देखकर कहा, चलो मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ, मुझे अपने नोट्स कंप्लीट करना है। अपना ध्यान रखना, बाय।
ये बोलकर वह बगैर शेफाली का जवाब सुने वहां से चला गया। उसके जाने के बाद शेफाली ने भी अपने सर पर टिप्पणी मार कर कहा, मैं भी कितनी इडियट हूँ, इस तरह बातें कर रही थी मैं शानोन से, हाउ स्टूपिड आई एम। तारांकन। कुछ समय बाद शेफाली रेडी होकर बैंक जा चुकी थी। वो जैसे ही अपने डेस्क पर पहुंची तुरंत वहां एचआर और मैनेजर भी आ गए उसके पास। इस वक्त उन दोनों के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उन्हें गुस्से में देखकर शेफाली बहुत ज्यादा घबरा गई। कार्तिक के कॉलेज में उससे मुलाकात के बाद शेफाली अब काफी रिलैक्स थी। वह बहुत खुशनुमा मूड में ऑफिस पहुंची थी। बैंक में एंटर करते ही गार्ड ने उसे कहा कि उसे मैनेजर सर ने बुलाया है। जब वह चेंबर में पहुंची तो एचआर सर के साथ बैंक मैनेजर वहां पहले से चेहरे पर गुस्सा लिए बैठे हुए थे, वहीं पर थे। उनके एक्सप्रेशन देखते ही शेफाली समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। इससे पहले कि वह उनसे पूछती कि क्या हुआ है, वह दोनों उस पर बरसने लग गए। मिस शेफाली, आपको वर्क एथिक्स का कुछ लिहाज है भी कि नहीं? शेफाली के एचआर ने लगभग चिल्लाते हुए उसे कहा। उन्हें इस तरह चिल्लाते सुन शेफाली हक्की बक्की रह गई कि आखिर ऐसी क्या बात है जो उस पर इस तरह से चिल्लाया जा रहा है। उसने घबराहट भरी आवाज में कहा, सर मैंने क्या किया? इस बार एचआर की जगह मैनेजर बोला, मैंने क्या किया? अभी भी तुम पूछ रही हो कि मैंने क्या किया? डिस्गस्टिंग। मिस शेफाली, मिस्टर कार्तिक मित्तल हमारे बैंक के बहुत प्रेस्टिजियस क्लाइंट हैं और हम अपनी काबिलियत और अपनी सर्विसेज के बल पर उनके साथ जुड़े हैं। इसलिए नहीं कि हम लड़कियों को भेजते हैं या उनका एंटरटेनमेंट करते हैं। जिस तरीके से कल तुम उनके साथ देखी गई हो, तुम्हारी रेपुटेशन का तो पता नहीं, पर तुम यकीनन हमारे बैंक की रेपुटेशन पर बहुत बड़ा दाग बन गई हो। खुद पर इस तरह के इल्जाम सुनकर शेफाली एकदम सुन्न रह गई। उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया। वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो मन में सोच रही थी, आखिर इन्हें कैसे पता चला कि कल मैं कार्तिक सर के साथ थी? जरूर किसी ने मेरी शिकायत की होगी, पर जैसा ये समझ रहे हैं वैसा नहीं है। मैं कैसे समझूं इन्हें? मैनेजर के चुप होते ही एचआर ने शेफाली को हड़काना शुरू कर दिया। कैसी कैसी तो तस्वीरें वायरल हो रही हैं तुम्हारी कल रात की। अरे जरा अपनी जॉब का तो सोचती। तुम्हें इतनी अच्छी फैसिलिटी मिलती है इस बैंक में, ये सब तमाशा खड़ा करने के लिए। शेफाली अब तो और भी हैरान थी। मेरी फोटो, वो भी कार्तिक सर के साथ। पर किसने खींची मेरी फोटो? ये भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सब सोचते हुए उसके माथे से पसीना आ रहा था। सर वो ऐसा नहीं जैसा। उसने कुछ कहने की कोशिश की ही थी कि तभी एचआर ने अचानक अपनी टेबल पर ही एक पेपर फेंका और कहा, अपना रेजिग्नेशन साइन करिए। ये सुन शेफाली वही पत्थर की तरह जम गई और आंखें फाड़ उन्हें देखती रही। तभी एचआर ने पेपर पर हाथ मरते हुए दोबारा बड़ी सख्ती से कहा, हाँ हाँ सिग्न करिए। आपकी जैसी लड़कियों को खूब समझते हैं हम, बिलियनियर को फंसाने के लिए कितना गिर जाती हैं। और अब जब मिस्टर कार्तिक को तुम्हारी इस घिनौनी साजिश का पता चलेगा, तब देखना वो क्या हाल करेंगे तुम्हारा। शेफाली की आंखों में आंसू आ गए। इस तरह के इल्जाम, इतनी इंसल्ट से उसने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। दरअसल हुआ यूं था कि शानोंग ने उसके ड्रिंक में अल्कोहल मिला दिया था और कार्तिक ने उसको पब्लिक तमाशा बनने से बचाया। बात सिर्फ इतनी ही थी। पर आखिर उसकी फोटो किसने खींची होगी? ये बात उसे अब समझ आई। वह समझ गई कि उसको प्लान तरीके से फ्रेम किया गया था ताकि जानबूझकर इस तरह के हालात पैदा करके उसकी और कार्तिक की तस्वीरें ली जा सके। उन दोनों की रेपुटेशन को खराब करने के लिए उनके अगेंस्ट प्लॉटिंग की गई। ये समझ आते ही शेफाली ने एक बार फिर कहना चाहा, सर आप प्लीज मेरी बात सुनिए। कल रात मिस्टर शास्त्री की बेटी शानोंग ने मेरे कोल्ड ड्रिंक में अल्कोहल मिला दिया था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी ड्रिंक में अल्कोहल है। मैं उसे हैंडल नहीं कर पाई। मिस्टर कार्तिक सिर्फ मेरी मदद कर रहे थे। और अब भी मिस्टर कार्तिक रेपुटेशन खराब करके तसल्ली नहीं मिली तुम्हें, जो हमारे दूसरे सबसे बड़े क्लाइंट मिस्टर शास्त्री की बेटी पर भी अंगुली उठा रही हो। हमें तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। तुम अपना रेजिग्नेशन लेटर साइन करो और यहाँ से दफा हो जाओ। मैनेजर उसकी बात बिना सुने हुए बेहद गुस्से में बोला।
उनके इस तरह लगातार चिल्लाने से अब शेफाली की हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई। शेफाली लगभग रोती हुई तेजी से उनके चेंबर से बाहर निकलने के लिए मुड़ी। उसके आंखों से फुट फुट कर आंसू बह रहे थे। वो लगभग उनके चैम्बर से बाहर निकली ही थी कि अचानक वो किसी से टकरा गई। उसने सर उठाकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि कार्तिक ही था। चौहान अंकल ने कार्तिक को बैंक कुछ जरूरी कागज साइन करने के लिए भेजा था। कार्तिक को देखकर शेफाली बुरी तरह चौंक गई कि वो आखिर यहाँ कैसे और क्यों। शेफाली को रोता देखकर कार्तिक भी हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? शेफाली ने रोते रोते कार्तिक को कहा, मुझे उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। कार्तिक ने बेहद हैरानी से पूछा, पर क्यों? शेफाली ने उसे बताया, रात तुम्हारी और मेरी कुछ पिक्चर्स शानों ने धोखे से ली होंगी। वही फोटोज उसने वायरल कर दी हैं। इन लोगों का कहना है कि मेरी वजह से बैंक की रेपुटेशन खराब हो रही है और इनके सबसे बड़े क्लाइंट कार्तिक मित्तल यानी तुम्हारी भी। इसलिए इन्होंने मुझे अनएथिकल बिहेवियर के इल्जाम में रिजाइन करने को कहा। ये सुन कार्तिक बहुत तेज गुस्से में झुंझलाया और बिना कुछ बोले सीधा चैम्बर के अंदर घुस गया। अंदर आ रहे कार्तिक और उसके पीछे शेफाली को देख एचआर और मैनेजर दोनों चौंक गए। इस बार कार्तिक ने उन्हें कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और घुसते ही गुस्से भरे अंदाज में उनसे बोला, यूं तो मैं खड़े खड़े आपके बैंक को तबाह कर सकता हूं, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। और करने को तो मैं ये भी कर सकता हूं कि जहां आप शेफाली को निकाल रहे हैं वहीं मैं आप दोनों को इस बैंक से परमानेंटली निकलवा दूं, पर मैं ये भी नहीं करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि आपको समझ यहाँ बैठकर ही आएगा। एक बात साफ सुन लीजिए, पहले तो शेफाली ने कुछ किया नहीं और अगर हम साथ होते भी तो यह उसका और मेरा निजी मामला है। शेफाली को प्रोफेशनलिज्म और वर्क एथिक सिखाने से पहले खुद सीखिए। किसी भी एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है यह आपके प्रोफेशनल लाइफ का मुद्दा नहीं है और ना होना चाहिए। आपको कोई राइट नहीं है इस तरह किसी एम्प्लॉय से उसकी निजी लाइफ के बारे में कुछ पूछने का। कार्तिक को इतना गुस्से में देख मैनेजर ने उसको बहुत मीठा बनते हुए कहा, मिस्टर कार्तिक, आपको डिसऑनर करने का हमारा कोई इरादा नहीं था, पर आप समझिए यह आपकी रेपुटेशन के लिए सही नहीं है। हमने इसलिए ये कदम उठाया। कार्तिक का गुस्सा अब आसमान छू रहा था। वह बहुत ही एग्रेसिवली बोला, मेरी रेपुटेशन की चिंता आपको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे पता है मुझे कहाँ किसके साथ कैसे होना है। समझे आप? मैनेजर को समझ आ गया था कि कार्तिक बेहद गुस्से में है और अब बातें उल्टी पड़ सकती हैं। उसने चापलूसी करते हुए कहा, माफ कीजिएगा मिस्टर कार्तिक, हमें अंदाजा नहीं था कि शेफाली के साथ आपकी दोस्ती है और आपको इतना बुरा लगेगा। हम उसे वापस नौकरी पर रख लेते हैं। उसके ये कहते ही कार्तिक सार्कास्टिकली कहा, इक्वल्स ग्रेट, पर इतना बड़ा फेवर कि आप शेफाली को वापस जॉब पर रखें, मुझे आपसे नहीं चाहिए। आप अपनी नौकरी अपनी जेब में रखिए और इस बात पर शुक्र मनाएं कि मैं आपको आपकी नौकरी पर रहने दे रहा हूँ। फिर शेफाली की ओर देखते हुए उसने कहा, चलो शेफाली, ऐसे लोगों के साथ तो मैं वैसे भी अब तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। ये कहकर कार्तिक शेफाली को लेकर बाहर की तरफ चल दिया। अब तक इस चिल्ला चिल्ली से मैनेजर के चेंबर के बाहर बहुत सारे बैंक एम्प्लॉय जमा हो चुके थे। ये सब कुछ सबने अपनी आंखों से देखा और सुना था। सारी भीड़ को चीरता हुआ कार्तिक शेफाली के साथ बैंक के बाहर की तरफ बढ़ गया। शेफाली कार्तिक को एकटक देख रही थी और सोच रही थी, हे माता रानी, आ जाने मैंने कौन से इतने अच्छे काम किए कि मुझे कार्तिक जैसा अच्छा दोस्त मिला। बैंक से बाहर आकर दोनों चुपचाप खड़े हो गए। कार्तिक ने फोन करके कार बुलाई। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसके सबॉर्डिनेट्स उसके आसपास ही रहते थे। उसके फोन करते ही 2 मिनट में उसके सामने कार आकर खड़ी हो गई। कार्तिक ने हाथ से शेफाली को कार में बैठने का इशारा किया। कार में बैठकर वो सोच ही रहा था कि शेफाली को कहां लेकर जाए कि इतने में ही शेफाली का फोन बज उठा। स्क्रीन पर हॉस्पिटल का नंबर देखते ही शेफाली एकदम से घबरा गई। उसने फटाफट फोन उठाया। उधर से उसे जो भी कहा गया उसे सुन उसका रंग उड़ गया और फोन उसके हाथ से अचानक छूट गया।
कार्तिक ने जल्दी से फोन उठाया और वापस से फोन वाले से बात की और कहा, आप सारे अरेंजमेंट्स कीजिए, हम जल्द से जल्द वहां पहुंच रहे हैं। अब तक शेफाली फूट फूट कर रोने लगी थी। कार्तिक ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, घबराओ मत शेफाली, सब ठीक हो जाएगा। शेफाली रोते हुए बोली, पर कार्तिक, कल हम बाबा को बिल्कुल ठीक छोड़ कर आए थे, आज अचानक ऐसे कैसे हो गया? डॉक्टर कह रहे हैं कि उनका लगभग कंप्लीट मेमोरी लॉस हो चुका है और वह अपने कमरे में रुकने को तैयार ही नहीं है, हिस्टेरिकल और वायलेंट बिहेव कर रहे हैं। कार्तिक ने अपनेपन से उसे समझाते हुए कहा, फिक्र मत करो शेफाली, जरूर यह कोई टेम्पररी प्रॉब्लम होंगी, अभी उन्हें कितनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम है, इस वजह से भी दिक्कत है। आई एम श्योर डॉक्टर्स इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। तुम एक काम क्यों नहीं करती? इस वक्त तुम जॉब की चिंता मत करो, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी तरह से पैसों की कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम बस अभी सारा समय अपने पापा के साथ बिताओ और उनकी रिकवरी पर ध्यान दो। हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स होते ही हैं, पर किसी अपने का होना कितना जरूरी है यह मैं जानता हूँ। इसलिए इस वक्त तुम और कुछ भी मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा के साथ रहो और उनका ध्यान रखो। अपने दोस्त की बात मानो शेफाली। ये सब सुन शेफाली भावुक होकर कार्तिक के गले लग गई और कार्तिक उसको एक छोटे बच्ची की तरह दिलासा देने लगा। थोड़ी देर बाद शेफाली और कार्तिक हॉस्पिटल में थे। कार्तिक ने डॉक्टर से बात की और सारे जरूरी अरेंजमेंट्स लेने के लिए उन्हें कहा, साथ में ये भी हिदायत दी कि वह किसी भी तरीके से पैसे की फिक्र ना करें और बाबा को बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दें। शेफाली को उसके बाबा के कमरे में छोड़कर कार्तिक अब वापस अपने कॉलेज की तरफ चल दिया। आधा दिन बैंक और शेफाली को उसके पापा के पास हॉस्पिटल छोड़ने में ही निकल गया था। जब तक कार्तिक कॉलेज पहुंचा, लंच टाइम हो चुका था। उसे बहुत तेज भूख भी लगी थी। उसने नील को फोन किया तो नील ने कहा कि वह कैंटीन में ही है। कार्तिक ने उसे बोला कि वह वहीं आ रहा है। कैंटीन में काफी भीड़ थी, न्यू एडमिशंस हुए थे जिसकी वजह से पूरे कैंटीन में खुशनुमा माहौल था। भीड़ में हंसी के ठहाके गूंज रहे थे। नील कार्तिक को कैंटीन के बाहर ही मिल गया। अंदर जाकर कार्तिक ने ऑर्डर दिया और दोनों अपनी अपनी प्लेट हाथ में लिए सोच रहे थे कि कहाँ बैठें। दूर तक कहीं कोई सीट खाली नहीं थी, सिवाय एक के। तभी कार्तिक की नज़र कैंटीन के राइट कॉर्नर में अकेली बैठी एक लड़की पर गई। ना जाने क्यों उस लड़की को देख कार्तिक नील से बोला, नील, वहाँ देख, ये तो वही लड़की है ना? हाँ यार, ये तो वही इंस्टाग्राम वाली लड़की है, कियारा। यकीन नहीं होता, ये यहाँ क्या कर रही है हमारे कॉलेज में? नील हैरानी से एकटक उस लड़की को देखते हुए बोला। तो कार्तिक कुछ सोचकर बोला, मतलब ये हमारे कॉलेज में ही पढ़ती है। कियारा इस समय कॉलेज में हॉट टॉपिक बनी हुई थी, लेकिन शेफाली के साथ प्रॉब्लम्स टैकल करने में कार्तिक इतना बिजी था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। कियारा ने इसी साल कॉलेज में बीए आर्ट्स में एडमिशन लिया था। वह जितनी सुंदर दिखती थी उससे कहीं ज्यादा सुंदर गाती भी थी। कैंटीन में बैठे अधिकतर लड़के उसे ही देख रहे थे। कोई उसको परी बुला रहा था तो कोई बाबी डॉल। लड़कों में उसको लेकर दिलचस्प बातें हो रही थी कि इस हॉट चिक को सेट कैसे किया जाए। कियारा जितनी खूबसूरत थी उतनी ही रिजर्व नेचर भी। कोई भी लड़का उसके पास जाते डर रहा था कि जाने वह कैसे ही रिएक्ट कर दे। कियारा का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। वह अकेली बैठी क्या सोच रही है इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं लग पा रहा था। सब अटकलें लगा रहे थे कि क्या बात कर ट्राई करे जिसे कहने से वह मुस्कुरा देगी। वही बैठे एक लड़के ने कहा, अकेली क्यों बैठी हैं? क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड है जिससे ब्रेकअप हुआ है? उद्धरण चिन्ह। और वही लड़कियों में भी उसी के बारे में चर्चा हो रही थी। वहां पास में बैठी एक लड़की बोली, यार इस कियारा में ऐसा क्या है जो सारे लड़के इसी से दोस्ती करना चाहते हैं? दूसरी ने जलेसी से कहा, कपड़े देखो कितने ओल्ड फैशन है इसके, और मुंह तो देखो, ऐसे लटका कर बैठी है जैसे किसी की डेट में आई हो। तीसरी लड़की ने भी उतनी ही जलेसी से कहा, इसका तो फिगर भी अट्रैक्टिव नहीं है। मेरा फिगर देखो एकदम परफेक्ट है।
फिर भी पता नहीं क्यों सब इसी के पीछे घूम रहे हैं। कियारा खुद को मिलने वाली इस तरह की अटेंशन की इतनी यूज्ड टू थी कि इन सारी बातों से उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था। कैंटीन के कोने में अपनी खाने की प्लेट लिए वह चुप बैठी थी और खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां पूरा कैंटीन भरा था। कियारा की टेबल की 2 सीटें खाली थी। उसे देख नील ने भी कार्तिक के कान में कहा, यह अपनी हुस्न की मल्लिका आज अकेले कैसे बैठी है। कार्तिक ने कंधे उचकाकर कहा, क्या पता, चलकर पूछे क्या बात है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नील एकदम चौंक कर बोला, अबे क्या पागल हो गया है, किसी को भाव नहीं देगी, वरना अब तक कोई तो आकर बैठा होता उसके पास। मुंह से कम बोलती है पर आंखों से ऐसे घूरती है कि चंडी माता की तरह खा जाएगी। तभी तो इतने सारे लड़कों में किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि उसकी टेबल पर चला जाए। तू क्यों यहाँ भरे कैंटीन में बेइज्जती कराने पर तुला है यार, कहीं और बैठ जाएंगे। मैं तो उस दिन बस तुझे छेड़ रहा था, तू तो सीरियस ही हो गया। लेकिन मैं फंसने नहीं दूंगा, चल। पर कार्तिक की नजर कियारा पर ही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आ तो सही यार, मैं कह रहा हूँ न कुछ नहीं होगा। कार्तिक ने अपनी प्लेट ली और सीधा भीड़ को चीरता हुआ कियारा के पास पहुंच गया। उसके ऐसा करने से वहां खड़े सभी लड़के चौंक गए और आपस में फुसफुसाने लगे। बहुत से लड़के नए थे जिन्होंने इसी सेशन में एडमिशन लिया था, वह कार्तिक को नहीं पहचानते थे। वह सब हैरान थे कि आखिर ये लड़का है कौन जो इतनी बोल्डली सीधा कियारा की टेबल पर चला गया है। वही भीड़ में बहुत से बच्चे कार्तिक को जानते थे कि कार्तिक का बैकग्राउंड क्या है। वह सब भी आपस में बात करने लगे। एक लड़का बोला, ओ तेरी की, साले फटीचर की हिम्मत देखो, सीधा उसके पास पहुंच गया। तो दूसरे लड़के ने कहा, क्या सोचकर उसके पास पहुंचा है। तब कोई तीसरा लड़का बोला, अभी देखना तू, 10 सेकंड के अंदर वह इसे लात मार के भगा देगी। फिर एक और आवाज आई, 10 सेकंड तो ज्यादा बोल रहा है तू, अगले 2 सेकंड में इसके मुंह पर चपेट पड़ने वाली है। वहां खड़े लड़के जब कार्तिक के लिए ये सब बात कर रहे थे तो नील को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसका दिल किया उन लड़कों का मुंह तोड़ दे, पर वह भी सुन खड़ा था कि कियारा अब क्या करेगी, सच में किसी को नहीं पता। कियारा जो अभी भी खिड़की के बाहर देख रही थी, कार्तिक बिल्कुल उसके पास जाकर बहुत ही पोलाइटली पूछा, मे आई जॉइन यू। कियारा ने इरिटेट होकर अपनी नजर घुमाई ये देखने के लिए कि उसे कौन परेशान करने आया है। कार्तिक को देखते ही वह बुरी तरह चौंक गई, तुम कौन? वह बेहद हैरान थी। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कार्तिक, इस कॉलेज में स्टूडेंट, आपके साथ बैठकर लंच कर सकता हूँ। पर तुम्हें तो मैंने कहीं देखा है। कियारा ने एक बार फिर बड़ी सी स्माइल देकर चौंकते हुए कहा। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।